हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं नकीब अंज़र 9 स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों के लिए हाई स्कूल भूगोल का विषय लेकर के आए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का चैप्टर संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आपका यह है भूगोल जो भाग 2 है। भूगोल का भाग 2 है जो क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम प्रवेश परीक्षा जो मार्च से होने वाले हैं, उसमें आप लोगों की बेहतर से बेहतर तैयारी कैसे हो, इसको लेकर के मैं आप अपने यूट्यूब चैनल, और ये आपके ही अपने यूट्यूब चैनल है, इसमें लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको आज पढ़ाएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं आंसर। उसके अलावे कुछ भी नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल आसान, और बिल्कुल आपको ऐसा कि एक बार पढ़ने के बाद याद हो जाएगा। एक बार पढ़कर, देखकर, सुनकर आपको याद हो जाएगा और आप नोट्स भी बना लेंगे। तो हम शुरू करेंगे। अब क्या है कि हाई स्कूल भूगोल भाग 2, इसका हम तैयारी आपको कराएंगे आज। तो शुरू करते हैं हम। क्या है भूगोल का पहला चैप्टर का जो हम आपके पास है, ये क्या है भूगोल। ठीक है, भूगोल का पहला चैप्टर का जो नाम है संसाधन एवं विकास। तो उससे पहले हम जानेंगे दोस्तों कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हम आपको लेकर के आए। ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आता है, इसमें आपका 1 नंबर छूट ना जाए। बहुत सारे बच्चों को अब तो ये नहीं पता, कोई कहते हैं कि अरस्तु को कहा जाता है, कोई और किसी को कह देते हैं। तो हम आपको आज बताएंगे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, लेकिन हम आप इसको बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लेंगे कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो कहता है इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है, जो 1995 या 94 ईस्वी पूर्व पैदा हुआ था। तो कहता है कि भूगोल का पिता कहा जाता है किसको? इरेटोस्थनीज को। इरेटोस्थनीज कौन है? तो कहता है वह प्राचीन यूनानी विद्वान थे। कहता है कि इरेटोस्थनीज वह प्राचीन यूनानी विद्वान थे जिन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है, जिन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। तो ये रहने वाले कहाँ के थे? तो कहता है कि ये रहने वाले यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। एक गतिज्ञ भूगोलविद, कवि और खगोलविद एवं संगीत सिद्धांत कारक थे। बताइए ये क्या क्या थे? आप समझ में अभी आपको आ रहा है कि ये क्या क्या थे? तो कहता है कि ये थे, भूगोलविद थे, कवि, खगोलविद एवं संगीत सिद्धांत थे। अगला हम स्टार्ट देके आपका अगला पॉइंट है। कहता है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया और भूगोल के लिए ये ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया? ये इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। अब भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कहता है इसी ने ये इरेटोस्थनीज ने, कहता है स्टार्ट में है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है इसी ने अक्षांश एवं देशांतर की एक प्रणाली का आविष्कार किया और उन्होंने पृथ्वी से सूर्य की दूरी की भी गणना की। बताइए कितना है? और अक्षांश और देशांश जो रेखाएं हैं पृथ्वी पर, 2 रेखाएं हैं, 2 तरह के, जिसको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। तो अक्षांश रेखा किसे कहेंगे और यहाँ देशांतर रेखा किसे कहेंगे, इसको भी आप जान लीजिए और इसको याद रखने का भी ट्रिक है। तो देशांतर रेखा उस रेखा को कहते हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है, उस रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई है उसको अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो क्या कहता है, इसी ने सूर्य से पृथ्वी की दूरी की भी गणना की और छलांग लीप ईयर, कहता है छलांग लीप ईयर के दिन का भी आविष्कार इसी ने किया। कहता है कि छलांग यानी लीप ईयर वर्ष का जो दिन का जो ये आविष्कार किया इसी ने किया। अब लीप ईयर वर्ष क्या है आपको पता है कि हर चौथा साल 366 दिन का होता है। वैसा साल जो 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है,
कहता है कि 4 से क्या है, 4 एकम 4 है ना, उसके बाद 4 दूने 8, यानी 2000, 2004, 2008, 2012, 16, 20 है ना। अब आगे 2024 आने वाले हैं, ये होगा आपका लीप वर्ष, लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप ईयर होगा, जिसको छलांग वर्ष भी कहते हैं। इसका भी आविष्कार इरोटोस्थेनीज ने ही किया है। चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे कि संसाधन क्या है, रिसोर्स जिसको कहते हैं, संसाधन या रिसोर्स, डेवलपमेंट एंड रिसोर्स। तो चलिए हम जानते हैं, शुरू करते हैं बगैर देरी किए हुए। और अब तक आप दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे फटाफट, ताकि दूसरे दोस्त भी पढ़ लेंगे। बहुत कम एग्ज़ाम का टाइम है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 महीना लगभग बचा हुआ है। इनमें बहुत सारी बातें हैं, बाधाएँ हैं, तो इसलिए हम लोग बिना देरी किए हुए हम आपके लिए लगातार भूगोल विषय का सभी चैप्टर का इसी तरीके नोट्स में हम आपको बिल्कुल आसान और सरल अंदाज में हम पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं कि संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन कहते किसे हैं? कहता है कि ऐसे भी कि वो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हम, जो भी वस्तुएं उपयोग में लाते हैं, वो सभी के सभी संसाधन है। और यहाँ हम देखते हैं क्या है संसाधन। कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। बताइए कितना सरल अंदाज में है। कहता है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। अगला स्टार्ट देखिए, ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है। कहता है हमारे पर्यावरण में क्या रहा है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर अंतर संबंध में विहित है। ये भी है, पूछता है कि ये पर्यावरण है क्या, तो कहते हैं कि परस्पर अंतर संबंध में विहित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला कह रहा है कि प्रौद्योगिकी द्वारा, कहता है कि अगला ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्या करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? प्रौद्योगिकी से क्या होता है, तो कहते हैं प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति में के साथ क्या करते हैं, तो कहता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं को निर्माण करते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन अब आपके लिए आएगा। कहता है कि ये जो मानव है, ये मानव भी सबसे नंबर 1 पे अगर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा संसाधन के लिए अगर उपयुक्त है, तो वो क्या है? मानव है। क्या है वो? मानव है यहाँ। इसलिए अब इसका क्या है, इसके 3 भाग हैं। क्या है? प्राकृतिक भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, उसके बाद तकनीकी प्रौद्योगिकी, उसके बाद संस्थाएं। ये मानव के अंदर में है, ये 3 चीज़ें हैं। ये मानव ही प्रकृति, भौतिक वातावरण, तकनीकी प्रौद्योगिकी का जो भी कुछ है और संस्थाएं जो है, ये सारे के सारे मानव के द्वारा ही किया जाता है। तो चलिए आगे है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कहता है प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं में मध्य अंतर संबंध है। ये भी एक लाइन का है, इसलिए आपको समझ लेना चाहिए ये है क्या जी। प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाएं में मध्य अंतर संबंध, यानी तीनों के बीच हमने ये जो पढ़ा, ये 3 चीज़ जो हमने पढ़ा, कहता है क्या कि ये चीज़ जो है, ये प्रकृति, तकनीकी प्रौद्योगिकी और संस्थाएं, ये क्या है? ये तीनों के तीनों क्या है? अंतर संबंध है। क्या है ये? अंतर संबंध है। अब इसके बाद अगला है, कहते हैं संस्थाएं, संसाधन। संसाधन क्या? संसाधन ये है मानवीय प्रक्रियाओं का देन या परिणाम है। कहता है संसाधन ये मानवीय प्रक्रियाओं का परिणाम है। ये जितने भी सारे संसाधन आपके सामने हैं मौजूद, एक अगर मान लें आप मोबाइल में अगर पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का संसाधन है। आपके करीब में अगर एक बुक है, वो भी संसाधन है। टेबल है, वो भी संसाधन है। आपके हाथ में अगर कलम है, ये भी संसाधन है। तो कहते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य जो कुछ भी सामान का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा क्या है दोस्तों? संसाधन है।
तो अब यहाँ हम थोड़ा सा जानेंगे संसाधन यानी रिसोर्स क्या है, रिसोर्स जानेंगे। उसके बाद ये कितने खंडों में है, तो कि मैन कहता है कि संसाधन क्या है, ये रिसोर्स यानी एक प्राकृतिक और एक मानवीय, प्राकृतिक एक मानवीय, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है क्या, एक है नवीकरणीय योग, क्या है, एक नवीकरणीय योग, और दूसरा है संस्थाएं एवं संरचना एवं संस्थाएं। उसके बाद क्या है, सबसे पहला तो हम ये जानेंगे क्या कहता है कि संसाधन को दो खंडों में बांटा गया, संसाधन को दो खंडों में बांटा गया, एक प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या आते हैं और वो मानवीय संसाधन में क्या क्या आते हैं, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि प्राकृतिक संसाधन के अंदर में क्या है, तो कहता है कि नवीकरण योग्य, क्या है, नवीकरण योग्य संसाधन। उसके बाद है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरण और अनवीकरण ये क्या है, इसके बारे में भी हम आगे आपको बताएंगे। तो अब नवीकरण योग्य के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं, तो उसके बारे में भी आप जाने। नवीकरण योग्य के बारे में आते हैं सतत अथवा प्रवाह, जैसे क्या है, जल पवन, क्या है, जल पवन ये आते हैं। उसके बाद पुनः चक्रीय एक होता है सतत अथवा प्रवाह, प्रवाह के माने बहने वाला, तो जल बहता है, पवन भी हवा चलती है, ये भी एक इस प्रकार का है। उसके बाद दूसरा है अनवीकरणीय के अंदर में आता है, क्या कहता है कि एक चक्रीय है और एक अचक्रीय है। चक्रीय के अंदर में क्या क्या आता है, वन्य जीव तथा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव, ये किसके अंदर में आता है, ये चक्रीय के अंदर में आता है। जैसे क्या है, धातु है। उसका अचक्रीय में क्या है, जैसे जीवाश्म ईंधन, उसके अंदर में आता है पेट्रोलियम, कोयला, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है कि ये एक ऐसा संसाधन है जिसको खर्च करने के बाद, जिसको उपयोग में लाने के बाद पुनः हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, अभ्रक, इसका अगर हम एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो पुनः हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई पेड़ को अगर हम चाहते हैं लगाने के बाद उससे आम खा लेते हैं, उसको काटने के बाद जलावन भी बना सकते हैं, उसका फर्नीचर भी बना सकते हैं और तरह तरह की चीज़ें हम बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं, ये आपके लिए पता चला, ये आपका क्या हुआ, ये प्रकृति हो गया। अब यहाँ हम जानेंगे इस तरफ क्या है कि मानवीय, क्या है, मानवीय संसाधन। तो मानवीय संसाधन क्या है, एक है संरचना एवं संस्थाएं, इसको ध्यान से देखेंगे। मानवीय संसाधन के अंदर में आता है संसाधन और एक संरचना है, संसाधन एवं संरचना है। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। अगला क्या है, मात्रा एवं गुणवत्ता। इसके अंदर में भी हम आगे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं, संरचना एवं संस्थाएं। कोई भी चीज़ को अगर बनाना है, जैसे मकान हुआ, कोई कंपनी हुआ, फैक्ट्रीज हुआ, ये सारा का सारा चीज़ें मानव ने ही बनाते हैं। चलिए अगला है, आगे हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब शुरू हो जाएगा आपका, फटाफट देखते रहिए और लाइक भी कीजिए दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगला है, कहता है कि मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव यानी हम जो अभी आप पढ़ रहे हैं, और ये जो संसाधन बनाने का जो प्रक्रिया है, इसका मानव खुद स्वयं ही यानी खुद महत्वपूर्ण संसाधन है। और जिम्बरमैन ने कहा भी है, क्या कहा है, कहता है कि वह संसाधन बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। किसने कहा, संसाधन बनते नहीं बल्कि बनाते हैं। तो अगला है, कहता है कि वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें उपयोग में लाते हैं। कौन, ये मनुष्य ही, कौन, मानव नहीं, हम लोग ही इसको लाते हैं। चलिए अगला है, अगला क्या है कि संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। कहता है कि संसाधनों का वर्गीकरण कितने प्रकार में, तो कहता है दो प्रकार, यानी उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, और समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य।
तो क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव है और समाप्यता के आधार पर नवीकरण है, नवीकरण योग्य है। आगे है उसके बाद नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। क्या है? नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य है। अगला है गो नंबर, इस यानी कि कहा जाता है कि इसमें 4 प्रकार हैं। तो अगला गो नंबर में क्या है? कहते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी व्यक्तिगत। स्वामित्व के आधार पर क्या था? व्यक्तिगत या सामुदायिक। स्वामित्व यानी मानो खुद उसके मालिक होते हैं। तो मान लो मेरा ये घर है या ये मेरा मोबाइल है, तो ये इसका क्या है? इसका अधिकार हमारे अंदर है, यानी इसका मालिक मैं खुद हूँ। अब सार्वजनिक क्या है? जैसे कि सामुदायिक, कोई सामुदायिक भवन है, हॉस्पिटल है, कब्रिस्तान है, शमशान घाट है, ये क्या सामुदायिक है। ये क्या है? सामुदायिक है, सभी आदमी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या है? देशव्यापी, जो देश के जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसके अगर मालिक हैं तो उसको राष्ट्रीय कहेंगे, और पूरे वर्ल्ड लेवल पर है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे, उसको अंतर्राष्ट्रीय कहेंगे। अगला है, अगला घो नंबर में क्या कहता है? घो नंबर में है कि विकास के स्तर के आधार पर स्वामित्व विकसित हैं भंडार संचालित कोष। ये है विकास के स्तर पर। तो हमने यहाँ क्या जाना दोस्तों? कहता है कि संसाधन का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। नंबर को उत्पत्ति के आधार पर, जिसके अंदर में आता है जैव और अजैव। दूसरा है समाप्यता के आधार पर, जिसके अंतर में आता है नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य आते हैं। उसके बाद है गौ नंबर में क्या है? कहता है कि स्वामित्व के आधार पर, यानी जिसका मालिक जो होता है उसको स्वामित्व के आधार पर। इसमें है क्या? व्यक्तिगत, सामुदायिक और उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। व्यक्तिगत यानी ये मोबाइल मेरा है, ये मेरा व्यक्तिगत हुआ। सामुदायिक स्कूल, मदरसा, कॉलेज, शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये है सामुदायिक। उसका घो नंबर में है विकास के स्तर के आधार पर संभावी विकसित भंडार संचित कोष। ये हो गया आपका विकास के स्तर के आधार पर। चलिए अब आगे हम इसके बढ़ेंगे कि संसाधन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? संसाधन के प्रकार। ठीक है, संसाधन के प्रकार हम पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि संसाधन के जो प्रकार हैं वो कैसे कैसे हैं। तो कहता है कि संसाधन के 4 प्रकार हैं। संसाधन के कितने प्रकार हैं? संसाधन के 4 प्रकार हैं, है ना। संसाधन के 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर। अभी हम वहाँ पढ़े ना, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार में क्या है? इसके मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है उसके मुख्य 2 प्रकार हैं। नंबर 1 में क्या है? जैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसको कहेंगे? इसके बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसका दूसरा नंबर करेंगे। तो जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों ये 2 प्रकार है। इसमें जैव संसाधन क्या है? इन संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल में होती है और इनमें जीवन व्याप्त है ना। इसमें क्या जीवन व्याप्त, यानी हम लोग जिंदा रह सकते हैं इसके बिना, या हम कौन कौन है वो लोग। तो कहते हैं जैसे मनुष्य है, वनस्पति है, जात, प्राणी और प्राणी जात, मत्स्य है। क्या है? मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य, उसका मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। ये सारे के सारे किसके अंदर में आता है? ये उत्पत्ति के आधार पर जो इसके 2 प्रकार हैं उनमें से जैव संसाधन का जो 1 प्रकार है उनके अंतर्गत, उनके अंतर ये सारे के सारे चीज़ें आते हैं। कौन कौन आते हैं उसके अंतर में? तो कहता है कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। दूसरा है अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। जैसे आप जहाँ पर बैठ कर के पढ़ते हैं वो निर्जीव, जैसे बेंच, वो क्या है? उसको हम काट करके बनाए, जैसे क्या है। उसके अलावा क्या है? अजैव संसाधन कहलाते हैं। कहते हैं वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे क्या है? चट्टान और धातुएं। क्या है? चट्टान और धातुएं, ये क्या है? निर्जीव वस्तुओं से बना है, निर्जीव चीज़ों से बना है, ये भी हमारे लिए संसाधन का है। अगला, तो ये आपको यहाँ पर है उत्पत्ति के आधार को नंबर। संसाधन के 4 प्रकार में को नंबर पड़ा है उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है खो नंबर। खो नंबर क्या है? कहता है कि समाप्यता के आधार पर। क्या है? समाप्यता
के आधार पर है। इसके मुख्य दो प्रकार हैं। समाप्यता के आधार पर भी मुख्य दो प्रकार है। इसके अंदर में कौन कौन आते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। तो पहले हम जानेंगे नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो कहते हैं वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। दोस्तों आपने क्या जाना यहाँ? कहता है कि समाप्यता के आधार पर इसके मुख्य दो प्रकार हैं। नंबर एक में है नवीकरणीय, नंबर एक में क्या है? नवीकरणीय, नंबर एक में है नवीकरणीय। ठीक है, तो उसके अंदर में क्या हुआ? कहते वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण के लिए है जैसे, उदाहरण के लिए क्या है? जैसे जल, वन, जीव जंतु, मानव आदि। ये क्या हो गया? ये आपका नवीकरणीय संसाधन हुआ। अगला है अनवीकरणीय, अगला क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय योग्य संसाधन, ये दूसरा नंबर हुआ। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होती है। एकदम भूवैज्ञानिक के लंबे अंतराल के बाद होती है। जैसे क्या है? खनिज और जीवाश्म ईंधन। इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, इसके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या है और इसको बनने में लाखों वर्ष कैसे लग जाता है? तो जैसे कि पेट्रोल, गैस, डीजल, ये है ना, आज से हज़ारों लाखों वर्ष जो भूकंप वगैरह कुछ आए होंगे तो पृथ्वी के नीचे में, ज़मीन के गर्भ में समा जाने की वजह से जीव जंतुओं, पेड़ पौधे, तो उसके अवशेषों को जमा करके जो उसको छान करके बनाते हैं, उसी को हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और उनकी क्वालिटी के आधार पर उसको अलग किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, गैस। तो हमने जाना नोट। यहाँ एक चीज़ हम समझ लेंगे, कहता है कि नोट क्या कहता है? नोट में क्या कहता है? इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय वो एक बार के प्रयोग के साथ ही ख़त्म हो जाता है। एक बार के बाद प्रयोग करके ख़त्म होता है। जैसे डीजल है, पेट्रोल है, और ये सब चीज़ को जो हम एक बार इस्तेमाल करते हैं तो उसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं और वो ख़त्म हो जाते हैं। चलिए, ये आपका दो प्रकार हो गया ऊपर में। अब ये हम पढ़ाएंगे आपको तीसरा प्रकार। क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसके अंदर चार प्रकार के संसाधन आते हैं। स्वामित्व के आधार पर कौन प्रकार के आते हैं? चार प्रकार के आते हैं। व्यक्तिगत, नंबर एक में है क्या? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं। जैसे कि हमारे पास, अगर हम किसान हैं तो हमारे पास खेत है, वो उसके मालिक हम होते हैं, लेकिन सरकार को हम उसका खजाना देते हैं, जिसको कहते हैं लगान चुकाते हैं। उसके बाद कहते हैं गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी यानी मालिक भी होते हैं और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद होते हैं, जैसे बाग, चरागाह, तालाब और कुआं का जल आदि। ये सब क्या है? ये व्यक्तिगत है, यानी स्वामित्व के अंदर में जो आता है। पहला नंबर जो आया ये आपका क्या है? व्यक्तिगत संसाधन के अंदर के में आया। उसके बाद है दूसरा है सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। सामुदायिक संसाधन का जो हम बताए वो कहते हैं कि ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं। गांव की शामिलता यानी भूमि, उसका चरण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, है ना। ये क्या होते हैं? ये सामुदायिक होते हैं। उसके बाद और नगरीय क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होता है? पार्क होते हैं, और उसके बाद पिकनिक मनाने के लिए वहाँ क्या होते हैं? और स्थल भी होते हैं, पार्क, है ना। पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान।
आप जानते हैं शहर में, नगरों में खेल के जो मैदान होते हैं वहाँ गांव समाज या शहर के सभी लोग जाकर के खेलते हैं, किसी को रोक नहीं। वहाँ रहने वाले सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध होता है। यानी शहर में जो खेल का मैदान है वो सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है, इसलिए उसको हम कहेंगे सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला है राष्ट्रीय संसाधन, इसको भी जानेंगे हम लोग। राष्ट्रीय संसाधन हमने आपको पहले बताया था, थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे। राष्ट्रीय संसाधन तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय। तकनीकी तौर पर जैसे कि ट्रेन, ये क्या है, एक राष्ट्रीय संसाधन है। मेट्रो ये भी है ना, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में ही आता है। उसके बाद सड़कें, सड़क परिवहन, जो सड़कें बनाई जाती है उसके अंदर में जो टैक्स लिया जाता है वो भी एक राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत में आते हैं। अगला है क्या क्या उसी के अंदर है, कहता है कि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आम जनता के हित में भी अधिग्रहित कर सकता है। उसका आपने कभी देखा होगा, क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि हम लोग की सड़कें, नहरें, रेल लाइनें और हवाई अड्डे व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। यानी जहां अगर रेलवे स्टेशन है या रेल लाइन अभी नई नई जहां बन रही है वो स्वामित्व निजी लोगों का है, लेकिन सरकार उसको पैसे दे करके, उसके मुआवजा दे करके सरकार उससे ले लेती है और वहाँ फिर ये सारे चीज़ें बनते हैं। हवाई अड्डा, रेल लाइन, है ना, ये सारी चीज़ें इत्यादि। अगला है उसके बाद सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन संसाधन, वन्य जीव, राजनीतिक सीमाओं के अंदर, राजनीतिक सीमाओं के अंदर में कहता है कि सीमाओं के अंदर सारी भूमि और समुद्री, ये कहता है, और कहता है कि 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर तक जो महासागर ये क्षेत्र भूभागीय समुद्र है वो इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। क्या समझ में आया? यहाँ कहता है कि अगर कोई भी एरिया जैसे कि अगर सरकारी है और समुद्र के करीब में है, यानी 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र का भूभागीय समुद्र, वो किसके अंदर में आते हैं? ये सारे पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है, यानी ये राष्ट्रीय संसाधन है। चलिए अगला हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। क्या देंगे? चौथा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से या सागर तट से 200 किलोमीटर की दूरी यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से पूरी खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। वो किसके अंतर्गत में आ जाता है? वो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्गत। तो यहाँ आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहता है कि तट रेखा से या सागर तट से 200 किलोमीटर तक की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है और उतना अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाता है। वो किसके क्षेत्र के अंदर में आता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत में आ जाता है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहमति लेंगे फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ बने रहेंगे। अब इसके बाद हम अगला वीडियो आपको पढ़ाएंगे क्या है कि विकास के स्तर पर आधार के क्या है। और अगर आप कहें तो हम इस क्वेश्चन और ले लेते हैं, जो कहता है कि विकास के आधार पर क्या, हाँ चौथा क्वेश्चन बाकी है कि विकास के आधार पर इसके अंदर 4 संसाधन आते हैं। किसके अंदर में? इसके अंदर में 4 संसाधन आते हैं। नंबर 1 क्या है? संभावी संसाधन। ये वो संसाधन है जो किसी प्रदेश में भूमि में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा। ये क्या है? ये आपका
अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, संभावी संसाधन है। कौन संसाधन है, संभावी संसाधन है, और ये पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। अगला है, कहता है आगे कि देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधन को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। उसी में आगे कहता है कि एक पॉइंट है कि आपने देखा है ही होगा कि सड़कें, नहरें, रेल लाइन और हवाई अड्डे व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। 14 नंबर में है दोस्तों, विकास के आधार पर इसके अंदर 4 संसाधन आते हैं। नंबर 1, संभावी संसाधन। ये वह संसाधन है, क्या है, ये वह संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर पश्चिमी भाग विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा, ये सारे के सारे चीज़ें क्या है, गुजरात के अंदर में है। वहाँ जो पवन और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो करते हैं, ये किसके अंदर में आते हैं, ये आते हैं संभावी संसाधन के अंदर में आते हैं। इसी में कहते हैं संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकसित नहीं हुआ है। दूसरा है विकसित संसाधन या ज्ञात संसाधन। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जैसे असम, बॉम्बे हाई, गुजरात के तेल कूपों से पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। वे विकसित संसाधन कहते हैं। कौन संसाधन कहते हैं, वो विकसित संसाधन कहते हैं वो। अगला है संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। अगला तीसरा नंबर में है, कहते भंडारित संसाधन। कौन संसाधन, भंडारित संसाधन। भंडारित संसाधन के अंदर में क्या है, कहते हैं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी अभाव में उसकी पहुंच से बाहर हैं, भंडार में शामिल हैं। उदाहरण के लिए जल, 2 ज्वलनशील गैस H2O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या कहता है, जल 2 ज्वलनशील गैसों से बना है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। कहता है कि जल 2 ज्वलनशील गैस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है। जब सारे संसाधन ख़त्म हो जाएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही हम ये करेंगे। और ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसके बाद हम इसी चैप्टर का और बाकी क्वेश्चन को भी कराएंगे। और जो भी आपका है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीए क्वेश्चन, इस वीडियो के इसका दूसरा वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे। तो इसका आखिरी क्वेश्चन क्या है, संचित संसाधन। चौथा क्वेश्चन है उसका, ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है। उन्हें उपलब्ध तकनीक की ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। कहता संचित संसाधन ये जमा किया हुआ है, ये अभी इसका उपयोग नहीं किया गया है। इनका उपयोग भविष्य में, कहता है कि इनका उपयोग हम भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, जैसे कौन कौन है, हाइड्रोजन है, नदियों के जल का विद्युत पैदा करने में उपयोग किया जा सकता है। कहता है कि ये ऐसा संचित संसाधन है, जब सारे ये ईंधन ख़त्म हो जाएंगे, सारे ऊर्जा ख़त्म हो जाएंगे तो हम नदियों के जल से क्या करेंगे, हम विद्युत पैदा करेंगे। तो हम आज यहीं तक अपने क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं और अगला वीडियो में फिर हम इसके आगे इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी पहला चैप्टर का विकास एवं संसाधन का लेकर के आएंगे दोस्तों। तो आप जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।